गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मगध आईएएस इतिहास सब्जेक्ट की अति लोकप्रियता होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड होने पर हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लाए हैं। आज हम आपके लिए नया सब्जेक्ट लाए हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, उनकी मांग थी कि ये सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज इतना ब्रॉडली स्तर पर ये पूछा जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए हमने क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के लिए हमने एक नई क्लासेस शुरू किया है। इसका हमने पहला वीडियो बना चुके हैं हम, आज हम इसके दूसरे वीडियो बना रहे हैं। और बहुत ही ध्यान से समझिए और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो देख लेने के बाद आप वास्तव में आपको लगेगा कि आपकी अब तैयारी हो रही है। तो हमने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज में पढ़ना क्या है। कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि इस पर सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज से दो ही सवाल पूछे जाते हैं, दो ही प्रकार से पूछे जाते हैं। या तो एक पूछा जाता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव या निर्जीव हैं उसका संरक्षण कैसे किया जाए, कंजर्वेशन कैसे किया जाए। और दूसरा, अभी तक पूरा विश्व समुदाय इस पृथ्वी को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। अब इस पृथ्वी को बचाने के लिए या तो हो सकता है कोई संधि किया गया हो, कोई कॉन्फ्रेंस किया जाता हो, या कोई बैठक किया जाता हो, या कोई नया फंड बनाया गया हो। तो इन सब के बारे में एक क्रम से हम देखेंगे और यही सिविल सर्विस पूछता है। सिविल सर्विस इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है कि विश्व समुदाय ने इस पृथ्वी को बचाने के लिए अभी तक कौन कौन से कदम उठाए हैं या कौन कौन से कार्यक्रम उसने लॉन्च किया है। आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपको सब वही चीज़ें मिलेंगी। तो हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं और ये आज पहला वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट उसी में समझाया है आपको कि वास्तव में पूरे इस सब्जेक्ट, ये इतना ब्रॉडली स्तर है, इतना वास्ट है, इतना बिखरा हुआ सब्जेक्ट है कि बहुत सारे लोग इसको समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंततः थ्योरी में ही अटके हुए रह जाते हैं। एप्लीकेशन वो बता ही नहीं पाते हैं और सिविल सर्विस डायरेक्ट एप्लीकेशन से सवाल पूछता है। तो हम आपके लिए वही लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के ही क्लास को आज हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा था कि जब पूरे विश्व समुदाय को यह एहसास हो गया कि इस पृथ्वी को बचाना है, किससे? अल्ट्रावायलेट रे से, अल्ट्रावायलेट किरण से बचाना है, तो पूरे विश्व समुदाय ने क्या किया? तो 1987 में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो हर साल होता था। किसके द्वारा? यूएनईपी हर साल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता था कि पर्यावरण के लिए हर साल पूरे देश के, पूरे विश्व के नेताओं को इकट्ठा करता था। तो जब पता चला वैज्ञानिकों को कि पृथ्वी की क्षति हो रही है, किससे हो रही है? अल्ट्रावायलेट किरण से। और जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है। किसके कारण हो रहा है छिद्र? तो ये अल्ट्रावायलेट से। तब वैज्ञानिकों ने बताया, तब जाकर के एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है 1987 में। कहाँ पे? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या तय हुआ कि जो ओजोन लेयर को छिद्र कर रहा है, उस हानिकारक गैसों को प्रतिबंधित किया जाए। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है और उसमें ये निर्णय लिया गया। तो CFC और बहुत सारे ऐसे उत्सर्जक चीज़ें हैं जहाँ से ये हानिकारक गैसें निकलती है, उन सबको प्रतिबंधित किया गया। ये 1987 में हुआ। जब 1987 में हो गया तो इसके बाद फिर वैज्ञानिकों को टास्क दिया गया कि भाई और पता करो कि पृथ्वी को और क्या हानि है। 2-3 साल के बाद वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च किया कि भाई पृथ्वी को बचाना है तो और क्या क्या उपाय किया जाए।
तब जा कर के 2-3 साल के बाद वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के नेताओं के सामने एक प्रपोजल रखा और कहा कि भाई अब केवल और केवल ओजोन से पृथ्वी की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओजोन लेयर को बचाने से पृथ्वी नहीं बचेगी। तब विश्व समुदाय के नेताओं ने पूछा कि तब क्या करना चाहिए। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो अभी तक तो पृथ्वी के बाहर के लेयर को बचा रहे थे, अब पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हैं अब उसको बचाना होगा, तब जाकर ये पृथ्वी जिंदा रह सकती है और तभी हम जिंदा रह सकते हैं। तभी आप जो ये गलत धंधा करते हैं, ये 2 नंबर के पैसा बनाते हैं, स्विस बैंक में रखते हैं, तभी आपका बचा रहेगा, नहीं तो पृथ्वी ही नहीं बचेगी। तो फिर आप अपने धन को बचाकर क्या करेंगे? ये काला धन ये सब बचा के क्या करेंगे? फिर पूरे विश्व के नेता भागे भागे फिर आए यूनाइटेड नेशंस के पास, UNEP के पास कि भाई अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा। तब जा कर के UNEP ने कहा कि तो ठीक है, हम फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, हम एक बार फिर हम बुलाते हैं और फिर इस बार पूरी तरीके से विश्व समुदाय को फिर बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो जा कर के फिर 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। पूरे विश्व के देशों को ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरिया, वहीं पर बुलाया जाता है और विश्व के नेताओं को कहा जाता है कि हम ये पृथ्वी को बचाने के लिए ये सम्मेलन बुला रहे हैं और आप लोग आइए, नहीं आइएगा तो ये पृथ्वी विनाश हो जाएगी। और विनाश हो जाएगी पृथ्वी तो जो आप ये काले धन बचा के रखे हुए हैं स्विस बैंक में, वो सब खत्म हो जाएगा। पूरे विश्व के नेता भागे भागे से दौरे से आए। कहाँ पर आए? रियो डी जेनेरियो में आए। तो इसी को रियो कॉन्फ्रेंस कहा जाता है या अर्थ समिट कहा जाता है। अर्थ समिट का मतलब क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया। पूरे विश्व के नेता भागे भागे पहुंचे रियो डी जेनेरिया। इसी कॉन्फ्रेंस का एक और नाम दे दिया गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, यानी कि अब पर्यावरण को भी बचाना है साथ में साथ। तब वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के नेताओं को बताया कि आपको अब क्या क्या करना है। तो नेताओं ने पूछा कि बताइए हमें क्या क्या करना होगा कि इस पृथ्वी को बचाया जा सके। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने रिसर्च किया है कि अगर इस पृथ्वी पर 4 चीज़ों को अगर आप बचा लेते हैं तो शायद इस पृथ्वी ये बच जाए। तो नेताओं ने कहा कि बताइए कौन कौन सी वो 4 चीज़ें हम बचाएं। तब वैज्ञानिकों ने बताया कि सबसे पहले ये पृथ्वी गर्म हो रही है। पहला चीज़, पृथ्वी गर्म हो रही है, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, यानी कि जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। तो इस जलवायु के परिवर्तन को आपको रोकना होगा, पहला काम करना होगा। दूसरा ये काम करना होगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जितने भी जीवों में विविधता है, जीव जंतु जितने भी हैं धरती पर, वो सब जैव विविधता ही है। हम अपने चारों ओर जो भी आसपास में देखते हैं वो सब जैव विविधता ही है। तो इन सारे जैव विविधता को बचाना होगा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना होगा। दूसरा काम करना होगा। नहीं तो अगर आप जीव जंतु को ही नहीं बचाएंगे, प्रजातियों को नहीं बचाएंगे, तो फिर आप अकेले जिंदा कैसे रह पाएंगे? ऑक्सीजन आपको मिलेगा कहाँ से? तो आपको बायोडाइवर्सिटी बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा, तीसरा काम बताया कि इस धरती तेजी से मरुस्थल में बदलते जा रहा है। ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा जल्दी से ये मरुस्थल में बदलने जा रहा है। क्लाइमेट चेंज होगा, यानी कि जलवायु में परिवर्तन होगा, कहीं सूखा होगा, कहीं बाढ़ आएगा। तो जहाँ पर आज हरियाली देख रहे हैं, कल वहाँ रेगिस्तान बन जाएगा। तो फिर आप कैसे जिंदा रहेंगे? यानी कि डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को सबसे पहले अब रोकना होगा। मरुस्थलीकरण को रोकिए और तब जाकर के ये पृथ्वी बचेगी। ये तीसरा एजेंडा हो गया। चौथा उन लोगों ने बताया कि अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब धारणीय विकास। ये ऐसा विकास होना चाहिए कि आज पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं,
उन सारे संसाधन को हम तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा संसाधन हम ही यूज कर जाएं और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़े ही ना। ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। तो कैसा विकास होना चाहिए भाई? उसी के लिए एजेंडा 21 नाम दिया गया। यानी कि 21वीं सदी में पूरा विश्व के लिए क्या क्या एजेंडा होना चाहिए। अभी हम 20वीं शताब्दी में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, 1992 का मतलब 20वीं शताब्दी। इसके बाद 10 साल के बाद, 8 साल के बाद 2001 के बाद से 21वीं शताब्दी प्रारंभ हो जाएगी। तो 21वीं शताब्दी में कैसा विकास होना चाहिए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि जो संसाधन का प्रयोग होना चाहिए वो हम ऐसा प्रयोग करें कि वो हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें। जैसे आज कोयला, पेट्रोल हम ऐसे अंधाधुन प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आने वाले 50 साल के बाद ये सब बचेगा ही नहीं। तो फिर हम अपने आने वाले पीढ़ी को क्या देंगे ये? तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए एक एजेंडा 21 बनाया गया। यानी कि 21वीं सदी में क्या क्या एजेंडा हमारा होना चाहिए, कैसे कैसे हम विकास करेंगे। जब वैज्ञानिकों ने बताया देश पूरे विश्व के नेताओं को, तो वो सब नेता लोग मिल करके ये निर्णय करने लगे कि ये कैसे अब हम लोग इसको करें कि हमारी पृथ्वी बच जाए। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसे अब काम नहीं चलेगा। मतलब अभी तक तो एक UNEP ही सारा भार संभाले हुए था। यही एक संस्था था जो सारा का सारा लोड लेकर के ये कॉन्फ्रेंस करवा रहा था। अब ऐसा काम नहीं चलेगा। इन 4 चीज़ों के लिए 4 संस्था बनाइए और वही चारों संस्था के जिम्मे दे दीजिए कि वही इन चारों को अलग अलग प्रकार से संभाले। तब जा कर के एक नया विचार पैदा हुआ, नई कॉन्सेप्ट आई। तो क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए एक नई संस्था बनाया गया। उस संस्था का नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC ये नाम रखा गया। और इसका काम क्या रखा गया? UNFCCC का सिर्फ और सिर्फ ये काम रखा गया कि क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर हर साल ये बैठक करवाए। पूरे विश्व में अलग अलग देशों में ये बैठक करवाए और हर साल रिपोर्ट दे। किसको दे रिपोर्ट? UNO को दे। और UNO पूरे विश्व के पास पहुंचाए उसके रिपोर्ट को कि भाई हम कहां तक प्रगति कर रहे हैं, आगे हमारी क्या योजना है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। तो जलवायु से संबंधित जितने भी कार्यक्रम थे या जितना भी योजना परियोजना लागू करना है, वो सब किसके जिम्मे दे दिया गया? UNFCCC के जिम्मे दे दिया गया। अब ये काम क्या करता था UNFCCC? अब ये हर साल कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज ये आयोजित, तो क्लाइमेट चेंज के लिए UNFCCC को जिम्मेदार बनाया गया। और अब ये क्या करने लगा? हर साल कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज आयोजित करने लगा। तो COP1 के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया और हर साल ये बैठक करता है हर एक दूसरे देशों के में, और ये नई नई प्रस्ताव लाता है, नई नई रिसर्च करता है और ये रिकमेंड करता है। तो यही UPSC यहीं से निकाल के सवाल पूछ लिया जाता है। अगर आपको याद हो तो देखिए यही COP3 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से मशहूर है और वो आज तक UPSC सवाल पूछती है। COP21 पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ। 4-5 सवाल 2015 में, ये 16 में सवाल पूछे गए थे पेरिस एग्रीमेंट से। तो UPSC इन्हीं के एप्लीकेशन पूछती है ज़्यादा। इसके बाद COP25 2019 में पिछले साल हुआ और 2025 COP26 2020 में इस साल ग्लासगो इंग्लैंड में होने वाला है। तो इस तरह से आपको एक चीज़ ये समझना है कि क्लाइमेट चेंज के लिए UNFCCC हर साल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है। और कल से हम अगले वीडियो में हम इन्हीं के बारे में एक एक साल की हम इसको देखेंगे कि किस साल में कौन से कोई संधि हुआ या कोई फंड बनाया गया या कोई एक्शन लिया गया, क्या किया गया। तो हम COP1 से लेकर COP25 तक एक एक साल की हम बहुत गहराई से जांच पड़ताल करेंगे,
छानबीन करेंगे और सिविल सर्विस इन्हीं में से कोई एक न एक साल का निकाल करके वो क्लाइमेट चेंज से सवाल डालते रहता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहता है कि कहाँ न कहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है। तो कहीं से नहीं पूछा जाता है, वो यूपीएससी एकदम अपने जगह से सवाल पूछती है। दिक्कत है सिर्फ आप लोगों के पढ़ने के तरीके में। तो हमारा एक टॉपिक आज तैयार हुआ। अभी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने सिर्फ बताया। इसके बाद अब क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी तो दे दी गई UNFCCC पर। अब दूसरा सवाल ये हुआ कि अब भाई जो जैव विविधता है उसको बचाने के लिए उसकी जिम्मेदारी किसे दी जाए। तो उसके लिए एक नई संस्था बनाई गई। तो बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए एक नई संस्था को बनाया गया। इसका नाम रखा गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, जिसे शॉर्ट में हम CBD के नाम से जानते हैं। स्थापना 1992 में। अब ये कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी ये भी आयोजित करती है, इसको भी जिम्मे दे दिया। और हर साल, हर एक साल या 2 साल पे ये कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है। तो COP1 के नाम से ये भी करती है। 1994 में पहला COP किया, फिर उसके बाद 1995, फिर 2012 में हैदराबाद में हुआ था भारत में, फिर तो COP 12-14, अभी तक ये COP 12 तक ये इसकी हो चुकी है। तो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी ये भी आयोजित करती है COP। तो अब ये निर्णय लिया गया कि कैसे बायोडायवर्सिटी को बचाया जाए, कैसे आखिर बचाया कैसे जाए। तो इसके लिए 2 फार्मूले बनाए गए। एक फार्मूला बनाया गया इन सीटू के नाम से और दूसरा बनाया गया एक्स सीटू के नाम से। इन सीटू का मतलब होता है स्व स्थाने, यानी कि जो जैव विविधता जहाँ पर है वहीं पर उसको कंजर्व कर दिया जाए, कंजर्वेशन किया जाए। जैसे अगर जंगल का कोई पार्ट है और यहाँ हाथी बहुत ज़्यादा है, तो इसी जंगल में यहीं पर हाथी को सेफ कर दिया जाए। तो ये हो गया इन सीटू। लेकिन अगर कोई रोग से अगर यहाँ हाथी मर रहा है तो इस हाथी को यहाँ इस जंगल से हटाकर दूसरे स्थान पर, जैसे चिड़ियाघर में ले जाकर रख दिया जाए, तो उसे कहते हैं एक्स सीटू। यानी कि जिस चीज़ को वहाँ से हटाकर कृत्रिम जगह पे, दूसरे जगह पे रख दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्स सीटू कहते हैं। जैसे जू या बॉटेनिकल गार्डन, जो गार्डन बनाया जाता है। तो इस तरह से 2 कॉन्सेप्ट निकल के आए बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को बचाने के लिए। तो जब इन सीटू का कॉन्सेप्ट आया तो इसके तहत 3 कॉन्सेप्ट फिर निकल करके आ गए कि अब हम इन सीटू में कैसे कंजर्वेशन करें। तो पहला है बायोस्फीयर रिजर्व किया गया, एक बनाया गया बहुत बड़े क्षेत्र में, ये बहुत बड़े क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया, इसे कहा गया बायोस्फीयर रिजर्व। और इन्हीं में से कुछ पार्ट को स्पेशल किसी जानवर के लिए प्रोटेक्ट कर दिया गया, इसे कहा गया नेशनल पार्क कहा गया। और इसी कोई बायोस्फीयर का कोई क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र है, ये किसी विशेष जानवर के लिए गलियारा बना दिया गया, तो इसे कहा गया अभयारण्य कहा गया, सेंचुरियन जिसे कहते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट आया, किस में आया? इन सीटू में। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ही नेशनल पार्क भी होते हैं, उसी के अंडर में सेंचुरियन अभयारण्य भी होते हैं। भले अभी तक आप लोग अलग अलग इसको पढ़ते होंगे, लेकिन ये एक ही पार्ट है। जहाँ भी आप देखिएगा, किताब में आप पढ़िएगा, तो जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है वहीं पर देखिएगा कि 4-5 उसमें पार्क, नेशनल पार्क हैं, उसी में कई आपके अभयारण्य मिल जाएंगे। तो टोटल भारत में बायोस्फीयर की संख्या तो 18 है, नेशनल पार्क की संख्या लगभग 500 से ऊपर है, अभयारण्य की भी संख्या 500 से ऊपर ही है। तो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, तो एक एक के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से सेंचुरियन हैं, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अब आप जा करके कोई भी सिविल सर्विस के पेपर को उठा करके देख लीजिए, आपको हर साल कहीं ना कहीं नेशनल पार्क से मिलेगा, अभयारण्य से मिलेगा या जैवमंडल से मिलेगा, बायोस्फीयर से मिलेगा। इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछा जाता है, तो आपको ये समझना है। इसके बाद जब जैव विविधता को बचा लिया गया, बचाने के लिए संस्था बना लिया गया,
तो अब सवाल ये उठा कि भाई डेजर्टिफिकेशन के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सी संस्था बनाई जाए। तब जाकर के एक नई संस्था फिर बनाया गया। कौन सी संस्था बनाई गई? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूएनओ के द्वारा ये संस्था बनाई गई। और इस संस्था UNCCD के जिम्मे छोड़ दिया गया कि अब आप हर साल बैठक कीजिए, रिपोर्ट बताइए कि पहले कितना मरुस्थल था, अब कितना मरुस्थल बचा है, अब मरुस्थल को बचाने के लिए आप कौन कौन सी योजना चला रहे हैं। तो ये सारा काम दे दिया गया इस संस्था को, और ये संस्था भी हर साल COP के नाम से बैठक करने लगा। तो पिछले ही साल 2019 में COP 14 का आयोजन किया गया था मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत में, ग्रेटर नोएडा में पिछले ही साल इसको आयोजित किया गया था। हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और UPSC यहाँ से तो क्वेश्चन की भरमार पूछे हुए हैं। एक बार आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर पिछले 10 सालों का देखिए तो पहले आपको यहाँ से कहीं बाहर मिलेगा ही नहीं। इसके बाद फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 लाया गया, और इसमें एजेंडा में 8-10 ऐसे एजेंडे लाए गए जो अगली शताब्दी में हम उसको लागू करेंगे। तो इस तरह से ये पृथ्वी सम्मेलन इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि इसमें 4 चीज़ों का जन्म हुआ। कौन कौन से चीज़ों का? क्लाइमेट चेंज का जन्म हुआ, बायोडाइवर्सिटी के लिए CBD का जन्म हुआ, डेजर्टिफिकेशन के लिए UNCCD का जन्म हुआ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 का जन्म हुआ। तो 4 नई संस्था यहाँ से बनती है, और इन चारों के लिए फंड की कमी के लिए एक नई फंड की व्यवस्था की गई। वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें और भी भारत ने क्या क्या कदम उठाया वो भी हम डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो हम लाएंगे आपके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए, और क्लाइमेट चेंज के लिए हम देखेंगे COP 1 से लेकर के COP 25 तक, और इसी में आप देखेंगे कि एक से एक नए कॉन्सेप्ट निकल करके आए, और वही सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पूछ लेता है। और आज तक जो भी जलवायु परिवर्तन से हो, या बायोडाइवर्सिटी से हो, या डेजर्टिफिकेशन से हो, जो भी आज तक इन चारों संस्था के द्वारा किया गया है वही सिविल सर्विस पूछते रहती है। और स्टूडेंट ये बात को समझ नहीं पाता है, और मोटे मोटे ग्रंथों में उलझा हुआ रह जाता है। बहुत सारे बड़ी कोचिंगों के नोट्स पढ़ने में लग जाते हैं, और वो सारे के सारे नोट्स बहुत बड़े नामी गिरामी फैकल्टी सिर्फ आपको वो सिद्धांत ही समझाते रह जाते हैं, जिसका UPSC में कोई यूज़ नहीं है। यूज़ है तो एप्लीकेशन का, और हम सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन ही समझा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट 3 को लेकर के। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जो सवाल आपके मन में हो आप सवाल को भेजिए। धन्यवाद।